हम इस सेगमेंट में एक बहुत ही अहम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि उड़ान पाकिस्तान जो प्रोग्राम है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वो लॉन्च हुआ। अब उसमें बहुत सारे मंसूबे हैं कि जिनमें काम करना है और जिनमें काम करने के बाद हुकूमत की मईशत को अगले 5 साल मजबूती अता करनी है। हुकूमत पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर भी काम कर रही है और एहसन इकबाल ये कहते हैं कि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में तवानाई की कीमतें कम से कम की जाएँ। हम वी ऑल नो कि हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सस्ती बिजली की मुस्तकिल पैदावार, लेकिन उससे भी बढ़ के ये कि ना सिर्फ वो बिजली सस्ती हो बल्कि वो सस्टेनेबल भी हो और क्लीन एनर्जी भी हो कि जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है। तो आज हम बात ये करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जिसके पास विंड कॉरिडोर बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के पास जो टाइडल वेव्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। सोलर का तो आप सबको पता है, सोलर एनर्जी जो है उससे हम कितना इस्तेफादा कर सकते हैं, कितना कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, वो कौन कौन से तरीक़े हैं कि जिससे काबिल तजदीद तवानाई को हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए हासिल कर सकते हैं बल्कि उससे मुल्क की मईशत को मजबूत से मजबूत तर भी बना सकते हैं। इसी पे आज हमने मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं। नज़ीर अहमद वयाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और यकीनन आपके मौजूदगी से हम इस्तेफादा करेंगे आज, क्योंकि बहुत अहम मामला है सर। कराची हो जाए या फिर कोई भी और बड़ा शहर हो जाए या कोई छोटा से छोटा गांव भी हो जाए, पाकिस्तान का सबसे देरीना मसला जो है वो एनर्जी क्राइसिस हमने देखा है। हम कराची में बैठे हैं, हमसे बेहतर कौन जानता है कि यहाँ पे कितने बड़े मसले मसाइल हैं। दुनिया अब पायदार तरक्की की जानिब जा रही है, काबिल तजदीद तवानाई की जानिब जा रही है। पाकिस्तान के पास कौन कौन से वो रिसोर्सेज हैं कि जिनको अभी तक हमने कैप नहीं किया है और अगले 5 सालों में हमें करना चाहिए? मेरा ख्याल है आपने सबसे पहले जो टाइडल वेव्स की बात की, तो पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद कोई 900 कुछ किलोमीटर हमारे पास शोर लाइन है। उसमें से कुछ 50-60 किलोमीटर ऐसे हैं कि जहाँ वेव्स माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। इन वेव्स की मूवमेंट से हम बिजली पैदा कर सकते हैं और वो इतनी अफोर्डेबल है, कैपिटल कॉस्ट भी उसमें कम है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू में तो हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पर हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की एग्रीमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगी, तो उसमें हम जब लोकल प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम हाइड्रोलिक और मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जो है वो मुश्किल से कोई 22-23% है, तो कॉस्ट कैपिटल का भी बहुत कम हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत मिनिमल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीरियड्स जिसमें बिजली कम इस्तेमाल होती है, जो हम ग्रिड में डालें कम इस्तेमाल होती है, उसमें समंदर के पानी को हम डिसलाइनेशन भी कर लें उसकी। पूरा बलूचिस्तान जो है वाटर स्टार्ड है जी, वो पूरा ग्रीन हो सकता है। और इस तरह ये है कि जो बिजली है वो हम ग्रिड में डाल के सारे मुल्क को दे सकते हैं और इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि शायद हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो सबसे जो टेप करने वाला पहला सोर्स है वो वेव एनर्जी है, इस पे काम करना चाहिए। हमने काफ़ी इस पर रिसर्च की हुई है। हम इंटरनेशनल इसके जो प्रोवाइडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे डिस्कशन है। हमने कोशिश की है कि हमें प्रॉपर इसका एक पायलट करने की इजाज़त मिले। अगर वो मिल जाए तो हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे देंगे कि भाई ये दिस इज़ दी वे जिसमें बिजली और पानी दोनों मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। ऐसा मशहूर है, आपने भी सुना होगा कि फ्यूचर वॉर्स जो हैं वो वाटर वॉर्स होंगे। तो अगर हमारे पास वाटर सोर्सेज समंदर से आ जाएं तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये हो गई कि हमारे पास 900 मीटर की कोस्ट लाइन है। देन मुझे याद आता है कि जम्पीर जो हमारा एक पॉकेट है, आप दूर से जब सफ़र करते हैं, रात में सफ़र करते तो ऐसा लगता है एलियन शिप्स हैं, वो जो लाल बत्ती जगमग हो रही होती है, और दोपहर में आप जाएं तो बड़े बड़े टर्बाइंस घूम रहे होते हैं। विंड कॉरिडोर की आप सर प्लीज़ हमारी रहनुमाई करें कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। हमें विंड कॉरिडोर जो मिलता है वो घारो, कुछ ठट्ठा का हिस्सा और जम्पीर तक जाता है। तो ये तो वो एरिया है कि जहाँ हमें 12 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से विंड मिलती है और वो ये बड़ी टरबाइंस को चला सकती है।
पर अगर आपको मैं बताऊं कि अब चाइना ने जो सिलसिला शुरू किया वो 20 मेगावाट की एक टरबाइन ऑलरेडी बनाई है। वाह। तो अगर हम डिफेंस में कहीं एक लगा लें, उसकी स्पीड रिक्वायरमेंट भी कम है, वो 7 से 8 मीटर्स पर सेकंड पे ऑपरेट करती है। सपोज़ डिफेंस में एक लगा लें 20 मेगावाट, अगर डिफेंस को मिल जाए तो डिफेंस में तो बिजली जो है वो इतनी अफोर्डेबल और इतनी मकदार में मिल जाएगी कि पूरा डिफेंस क्लिफ्टन कवर हो सकता है। इसी तरह पूरे अफ़गानिस्तान को आप एनर्जी इससे एम्पावर कर सकते हैं, इन एडिशन टू वेव एनर्जी। अगर वहाँ विंड की, क्योंकि अब जो विंड की स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हुए वो कम होती जा रही है। पर इससे आगे जो चीज़ है ना कि अभी हम छतों पे सोलर पैनल्स देख रहे हैं। सोलर पैनल्स की जगह अब ट्यूलिप टरबाइंस आ गई हैं। ये क्या चीज़ है? ये 2 से 3 मिलीमीटर पर सेकंड पे ये प्रोडक्ट मतलब बिजली प्रोड्यूस करती है। अच्छा, मैंने पिक्चर शेयर की थी। जी, वी आर रनिंग दैट। यस। तो वो जो है पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं? पाकिस्तान में अभी नहीं है, पर जो मैन्युफैक्चरर उसके हैं 6-7 मैन्युफैक्चरर हैं। तो हम इंशाल्लाह कुछ अरसे में उसके जो छोटे यूनिट्स हैं वो मंगा रहे हैं। किस तरह काम करती है? ये बेसिकली फ्लावर की तरह होती है। ओके। और फ्लावर जो है वो जब बहुत लो स्पीड पे भी चलती है और ये 1 से 2 किलोवाट प्रोड्यूस करती है। तो जैसे हम सोलर पैनल देखते हैं कि 50-60 सोलर पैनल लगी होती हैं, या कहीं एक भी लगी होती है, कहीं 10 भी लगी होती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये भी कई एक मल्टीपल में लग सकती हैं। तो मेरा तो ये प्रेडिक्शन है कि वापदा और KESC जो है इनके दिन पूरे हैं। अगले 15 साल में हर घर के ऊपर और हर फैक्ट्री के ऊपर और हर प्लाजा के ऊपर और हर मॉल के ऊपर अपनी लोकल प्रोडक्शन होगी बिजली की। सोलर से बेहतर है? देखिए ना, इसकी मेंटेनेंस कम है, इसकी लाइफ ज़्यादा है और इसका कैपिटल कॉस्ट भी कम है। तो ये कई एक फ़ायदे देगी। तो क्या ये सोलर पैनल्स की जगह ले सकती है फिर? लेकिन नॉर्मली हाइब्रिड सिस्टम होने, क्योंकि हवा हमेशा नहीं चलती जी, और रोशनी हमेशा नहीं होती। तो अगर ये दोनों का हाइब्रिड अगर हम हर छत पे लगा दें तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द फ्यूचर। अवैध साहब, हमारे पास इतनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, समंदर हमारे पास, हवा हमारे पास, सूरज की रोशनी हमारे पास। आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। आइसलैंड ने जो वॉल्केनो का जो भाप होती है उसको अंडरग्राउंड लेके और फिर उससे वो बिजली पैदा कर रहे हैं, और उससे क्लीन एनर्जी कोई है नहीं। अभी जो ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आया है 24 था 29, हमें कितना ज़्यादा वॉर फुटिंग स्पेस पे काम करने की ज़रूरत है? रिसोर्सेज हमारे पास हैं, आज से नहीं कब से हैं, हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। आपको लगता है कि इस बार हमारी सम दुरुस्त है और कितना तेज़ी से इस पर काम हमें करना चाहिए? देखिए, एनर्जी बहुत क्रिटिकल है किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट पे, हर चीज़ पे वो इम्पेक्ट करती है। वो छोटा घर हो या एक बड़ा ह्यूज कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सब जो है आजकल बिजली से बहुत परेशान है। गैस की भी अब हमारे वहाँ क्राइसिस हो गई है। तो आई फुल्ली रिकमेंड कि इस पे अगर वॉर से भी कोई आगे वर्ड है ना, तो उस फुटिंग पे हमें काम करना चाहिए। बहुत ही फौरी स्टेप्स लेना चाहिए। बहुत सारी हमारी जो पिछली गलतियां हैं उनको या करेक्ट करनी चाहिए या उसका मुतबादिल देना चाहिए। एक और आप जो मिस कर रहे हैं कि हमारे पास डेजर्ट्स बहुत हैं जी, अच्छा, शारा बहुत हैं। वहाँ काफ़ी मुल्कों ने अब सोलर टावर लगाए हैं। ओके। उसमें एक तकरीबन 500 मीटर के डायमीटर में एक पूरा प्लेटफॉर्म बनता है। ठीक है। जिसके अंदर कॉनकेव लेंसेज होते हैं। सूरज की जब रोशनी पड़ती है वो रेस प्लेटफॉर्म होता है, नीचे उसकी जो हवा है जो चारों तरफ से पंखे पंप कर रहे होते हैं, वो हवा गर्म होती है। ठीक है। गर्म होती है और एक टावर होता है जिसके अंदर से ये हम देखिए, हाँ, ये इसी की बात हो रही है। वो टावर से वो जब हवा ऊपर जाती तो उसके अंदर बेतहाशा टर्बाइंस लगी होती है। तो हमारे पास चूँकि शहरा बहुत है, डेजर्ट्स बहुत हैं। जी हाँ, थर से लेके चोलिस्तान है। और इस तरह ये डेजर्ट्स के ऊपर हमें सनलाइट भी बहुत मिलती है जी। सोलर के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसका कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है। मैं भी यही पूछने वाली थी आपसे, कैपिटल कॉस्ट जी, इसका कैपेक्स ज़्यादा है। बट एक बार ये लग जाए तो 40-50 साल तक मुमकिन है कुछ लेंसेज डैमेज हो जाए वो चेंज करने पड़ेंगे। कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, सिर्फ उसकी क्लीनिंग करनी है,
वो भी अब रोबोटिक सोल्यूशंस आ गए हैं जिससे वो क्लीन होती रहें। तो ये भी एक बहुत अहम सोर्स है, और अल्लाह ने हमें, जैसे आपने कहा, कि हर चीज़ से नवाजा है। शोर लाइन भी है, पहाड़ भी है, डिज़र्ट्स भी हैं, जंगल भी है, हमारे पास हर चीज़ है। तो और वाटर रिजर्वायर भी है बहुत। वैसे इसकी ट्यूलिप टर्बाइन की बात करें, क्योंकि अभी आप उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि सोलर पैनल से ज़्यादा अच्छी एक चीज़ है, तो ये क्या इतना अफोर्डेबल होगा कि आज का जो इंसान है, आपको पता है सैलरीज़ कितनी है, लोगों की बड़ी लिमिटेड आमदनी है, उसमें ये अफोर्ड किया जा सके? और एक जो घर होता है उसके लिए कितने पीसेस ऑफ टर्बाइंस यूनिट्स जो हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो प्रॉपर बिजली जो है सेटअप कर सकें अपने घर में? आपको पता होगा कि पंखे की हमारी इंडस्ट्री जो है गुजरात में है, और कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है जी। हर दूसरे घर में कोई ना कोई कंपोनेंट बन रहा होता है, कोई उसकी असेंबली करके फिर मार्केट कर रहा होता है। तो टरबाइन जो है ये पंखे से ज़्यादा कुछ नहीं है जी। इसमें बुनियादी तौर पे जो फिंस है उसको रोटेट होना होता है, और एक डायनामो लगा होता है जो उसको बिजली में मूवमेंट को कन्वर्ट करता है। तो इसकी अफोर्डेबिलिटी की जो बात है, तो ये कि ऑफ कोर्स अभी इंपोर्ट करेंगे तो ये बियॉन्ड रीच ऑफ अ कॉमन मैन है। तो जैसे मैंने कहा कि गुजरात में ये कॉटेज इंडस्ट्री बन जाएगी अगर हम इस टेक्नोलॉजी को लेके आएँ, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब जो इन्होंने रिसर्च कर करके ऐसी फिंस और ऐसा उसका स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है कि लो विंड पे ये चल सकती है। कि लो विंड पे चलेगी तो एक यूनिट मेरा ख्याल है कि 4-5 लाख रुपए में 1 किलोवाट तो बिजली दे देगी। वो सोलर पैनल के भी यही मामला चल रहे हैं। अच्छा वैसे साहब, अब जो आपने ये बात की है उससे एक नया जो है वो मौजू खुल जाएगा हमारे लिए, और हम आगे भी जाके आपको ज़रूर तकलीफ़ देंगे कि आप आए इस पर बात करें, लेकिन थोड़ा सा इसको टच कर जाएँ कि फ़र्ज़ कीजिए ट्यूलिप इंडस्ट्री यहाँ आती है और उससे हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जो हमारी होम ग्रोन इंडस्ट्री है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कि कुंड मलीर पे हमने कोई टाइडल एनर्जी का एक यूनिट लगाया और पीछे पूरा गांव है, वो पूरा गांव जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री में तब्दील हो गया। इसी तरह जमपीर में जो लगा हुआ है। तो देखने वालों को ये बताइए कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू होता है तो ये जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके दीगर फ़वाइद, वो कितने ज़्यादा होते हैं? आप देखें समंदर के साथ जितने इलाके हैं, कराची को छोड़ के, कुछ बदीन को आप देख लें कि इंडस्ट्रीज़ लगी हुई, बाकी पूरा बलूचिस्तान और इवन बाकी सिंध का इलाका बहुत पसमानदा है। उनको अगर बिजली और पानी अच्छा मिल जाए, एक तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाएगा पानी की वजह से, और बिजली आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ डेवलप हो सकती हैं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ टूरिज़्म अगर डेवलप हो जाए ना, कुंड मलीर में ही आप देख लेंगे अगर टूरिज़्म डेवलप हो जाए, वहाँ कोशिश की थी पर वो अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेटिक टेपिज्म में रह जाता है। अगर इस पर कोई कमिटमेंट हो, एक जो बहुत अच्छी बात हुई है ना पाकिस्तान में, वो जो SIFC बनाया गया है, वो आई थिंक बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है, और हम उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं मुख्तलिफ बिजली के, ख़ास तौर पे जो हाइड्रोजन फ्यूल का सोल्यूशन है, अच्छा, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है कि इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं या इसके जो डाउन स्ट्रीम इफ़ेक्ट्स हैं, वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि हमारी इकोनॉमी में एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन अगले 10-12 साल में आ सकता है एनर्जी का। वैसे अब गुफ्तगू आपसे बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आपने जितनी भी बातें की हैं अगर वो उस पर अमल हो जाए तो अगले 10-15 साल में पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।